अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने एमटीएच 501 का जो मिड टर्म का पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी पेपर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे और आप लोगों को डिटेल के साथ समझाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसके दो नंबर हैं। If A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then compute AB। तो आपने AB को कंप्यूट करना है। तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। AB हमने कंप्यूट करना है, तो यहाँ पर A और B की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। A हमारे पास 2 1 3 2, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जो B हमारे पास है वो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आया हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो कंडीशन होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होती है? ये पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए। देखिए, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसमें दो कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें दो रोज है। 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करनी है? इस पहली रो को आपने लेकर यहाँ पर जितने भी कॉलम है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो इस एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे 2 आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आएगा। सिमिलरली अब दूसरी रो को लेकर आपने इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आएगा। इसको आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 813। तो ये बेसिकली जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स हमें मिला। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर जो 23 है उस पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 मिसिंग है, वो आखिर में लिखा होगा, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? If A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then calculate A plus B whole transpose। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा है, आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप A plus B जो फाइंड कर लें। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं? जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। देखिए, ये पहला एलिमेंट जो है ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ऐड होगा। 2 को 4 में ऐड करें तो आंसर 6 आएगा। सिमिलरली दूसरा जो एलिमेंट है ए का, उसको बी के दूसरे एलिमेंट में ऐड करें। -4 प्लस -5 करें, मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। -4 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -4 -5 आंसर -9 आएगा। यहाँ पर -9 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा ये भी। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 प्लस 7 करेंगे तो 11 आ जाएगा। -5 प्लस 10 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है उसको कैलकुलेट कर लिए है। अब जरा हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लेना, क्योंकि हमें ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज चाहिए। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? उसकी रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो उसका ट्रांसपोज हो। यहाँ पर ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दें, 6 -9 -9, और ये जो दूसरी रो है इसको आप दूसरा कॉलम बना दें, 5 11 और 5। तो इस तरह से हमने ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। होप तो आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। किसी भी मैट्रिक्स की पार्टीशन कैसे की जाती है, ये मैंने एमटीएच 501 की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमने लेक्चर नंबर 16 या 17 किया आई थिंक। तो वहां पर हमने पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है उसके हवाले से डिटेल के साथ डिस्कशन की है। जरा उसको भी आप विजिट करें, उसका लिंक आज की वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक। तो आप जरा ओपन करके उन सारे लेक्चर को भी देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसके 3 नंबर है। कंस्ट्रक्ट पार्टीशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू 2 प्लस 2 ब्लॉक्स। अब पार्टीशन क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की जो पार्टीशन होती है उसका मतलब होता है कि उसको आपने सब डिवाइड करना है। उस बड़े मैट्रिक्स को आपने सब डिवाइड करना है। और सब डिवीजन जब हम करते हैं वो एक से ज्यादा तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स हो कि आपने इन एलिमेंट्स को ये कहना है, इन एलिमेंट्स को ये कहना है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पार्टीशन किसी मैट्रिक्स की एक तरह से करें। पार्टीशन एक से ज्यादा तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर क्यों कुछ लिखा है कि हमने 2 क्रॉस 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे वो ब्लॉक्स बनेंगे और वो 3 ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बी मैट्रिक्स है, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं, बी इज इक्वल टू
ये हमारे पास ये जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, ये पहले वाला, इसको मैं कह देता हूँ B11। ओके, उसके बाद ये वाला जो है, इसको मैं एक और ब्लॉक बना देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ B12। और ये जो है, इसको मैं इधर से ब्लॉक बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ B13। ओके, मैंने नेम आउट किया है। ओके, इस तरह से हमने जो है ना वो मैट्रिक्स की पार्टीशन की है। एक तो ये कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के ब्लॉक्स बनने चाहिए। देखिए, ये जो B11 है, इसका ऑर्डर कितने हैं? 2 क्रॉस 2 मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये जो B11 है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है ना। सिमिलरली B12 जो है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। B13 जो है, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। और उसके बाद इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, ये तीन बेसिकली 2 क्रॉस 2 ब्लॉक्स बने। ओके, इस तरह से हमने गिवन मैट्रिक्स की पार्टीशन कर दी है। पार्टीशन का मतलब होता है कि आपने उसको सब डिवाइड करना है। ओके, तो होप सो कि आपको स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 5 नंबर है। ओके, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक तरह की मैपिंग होती है या एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R2 स्पेस पर है, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप L कहते हैं, कैपिटल T कहते हैं, एक ही बात है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि L ऑफ x, y, z इज इक्वल टू 2y प्लस v, x। आपने शो करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन होती है। ये L ऑफ u प्लस v जो है ना, दिस शुड बी इक्वल टू L ऑफ u प्लस L ऑफ v। ये पहली कंडीशन है लिनियरिटी के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि L ऑफ k u, दिस शुड बी इक्वल टू k टाइम L ऑफ u। यहाँ पर हमारे पास ये जो k है ये कोई स्केलर है, k इज एनी स्केलर। ओके, ये इज एनी स्केलर। और हमारे पास ये जो u और v है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। u v आर बोथ वेक्टर्स। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई जाएगी। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R2 पर है। ओके, मतलब डोमेन जो है वो R3 है। मतलब कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। लेकिन हमें जो रेंज में नंबर मिल रहा है वो जो नंबर मिल रहा है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स, 2y प्लस 3 x, ये 2 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब R2 का कुछ कोऑर्डिनेट। तो फिर मैं लेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जरा जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। x, y, z, दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 3 x। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू, u जो है वो R3, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जो डोमेन है वो R3 है। तो u जो पॉइंट हम लेंगे वो डोमेन का कोई पॉइंट लेंगे ना, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x1, y1, z। सिमिलरली हमारे पास जो v वेक्टर हमें लेना है वो भी हमारे पास R3 का कोई पॉइंट होगा। इसमें कह देता हूँ x2, y2, z2, ये बीच में कॉमा है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अब जरा मैं इस पहले वाली कंडीशन को देखता हूँ, इसके दोनों को ऐड करता हूँ, इसमें L अप्लाई करता हूँ। तो L ऑफ u प्लस v कर लेता हूँ। u प्लस v दिस इज इक्वल टू L ऑफ u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x1, y1, z1, ये हमारे पास u की वैल्यू है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, x2, y2 एंड z। ओके, अब जरा मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो हमें क्या मिलेगा, L ऑफ x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। ओके, जो पहले पहले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया और बीच में कॉमा डालना। ओके, अब हमारे पास L ऑफ दिस, हमारे पास ये देखिए 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x1 प्लस x2 एक कोऑर्डिनेट है, y1 प्लस y2 एक कोऑर्डिनेट है, और z1 प्लस z2 एक कोऑर्डिनेट है। ओके, अब जरा जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं अप्लाई करता हूँ। हमारे पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, L ऑफ x y z इज इक्वल टू 2y प्लस z, x। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो x1 प्लस x2 है, जो y की वैल्यू है वो y1 प्लस y2 है, और जो z की वैल्यू है वो z1 प्लस z2 है। तो जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है जब मैं अप्लाई करता हूँ
राइट हैंड साइड पे y की जगह पे ये दरमियान में जो नंबर है वो आया है ना, तो यहाँ पर दरमियान में नंबर क्या है y1 प्लस y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें y1 प्लस y2 प्लस z है हमारे पास। अब z हमारे पास यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट है, ये लास्ट वाला है ना, जिसमें z1 प्लस z2 लिखा हुआ है। अब इसमें कॉमा आएगा, उसके बाद x, x की जगह पे आपने ये जो पहला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमारे पास उसको पुट कर देंगे x1 प्लस x2। होप तो आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने किया क्या है कि हमारे पास ये जो l है ना, जिसके अंदर x1 प्लस x2 पहला कोऑर्डिनेट है, y1 प्लस y2 दूसरा कोऑर्डिनेट है और z1 प्लस z2 तीसरा कोऑर्डिनेट है, इस पर आपने ये जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, एल ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 2y प्लस b कोमा x। यहाँ पर हमारे पास ये l है, इस पर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने y z और x की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। तो किस तरह मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस z1 प्लस z2 कॉमा x1 प्लस x। ओके, अब फिर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, देखिए जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2y1 प्लस z1 कॉमा x1, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 2y2 प्लस z2, देखिए ये y2 है, ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर लिया, कॉमा x2। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आपको लिख सकता हूँ। ये जो पहले वाला है ना, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एल ऑफ यू। ठीक है, बीच में यू की वैल्यू है, ठीक है ना, यू की वैल्यू है जिसके ऊपर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं दोबारा से इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एल ऑफ वी। देखिए ये वी था ना हमारे पास, एक्स टू वाई टू वी टू, ये हमने वी यहाँ पे सपोज किया था। सिमिलरली यू हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स वन वाई वन वी वन। ओके, तो हमारे पास ये इक्वल आ गया, तो यहाँ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एल ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी, तो हमने पहली कंडीशन जो है लीनियरिटी की वो तो प्रूव कर दी है। अब जरा जो दूसरी कंडीशन है उसकी हम बात कर लेते हैं, जरा मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट बन जाए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब जरा हम दूसरे की बात कर लेते हैं। ओके, दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कुछ स्केलर हो तो यहाँ पर मैं लिख के समझा देता हूँ। अगर कि हमारे पास कुछ स्केलर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यू हमने ये वाला लेना है, यू मैं इसको सपोज कर लेता हूँ यू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन जी वन। ओके, तो यहाँ पर जब मैं इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स वन के एक्स टू, चलो मैं वाई टू कह लेता हूँ, सॉरी एक्स वन वाई वन होगा ना, ये वाई वन और यहाँ पर कॉमा के वी वन। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया क्या है कि यू वाला यूज किया, यू लेट किया हुआ था यू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन जी वन। ओके, ओके, अब यू के हर कोऑर्डिनेट को के के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जरा जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली, इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करूंगा, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है सारा, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। तो राइट हैंड साइड पे वाई कोऑर्डिनेट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ये वाला है ना, 2 इंटू के वाई वन प्लस जेड, हमारे पास जेड वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला है, प्लस के जेड वन कॉमा एक्स वाला कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो यहाँ पर के एक्स वन आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर के वन है, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी के, अब मैं सारों में से के को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं के को कॉमन लूंगा तो हमारे पास ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 2y1 प्लस z1 कॉमा x1, और इस चीज को अगर मैं दोबारा लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, k इंटू एल ऑफ यू बन जाएगा ना। ओके, क्योंकि हमारे पास ये x1 y1 v1 जो है u के बराबर है, तो इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने इस तरह से इसको प्रूव कर दिया। होप सो कि आपको इस दूसरी कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। हमारे पास लीनियरिटी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी किए हैं जिसमें हमने किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर या नॉन लीनियर प्रूव किया है, तो आप काइंडली उन लेक्चर्स को भी देखें ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाए।
आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन आए, इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने जस्ट उनको जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, कि मेथड क्या है, कि किस तरह से होगा। तो फिर ज़रा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको भी हम देख लें। इसके भी 5 नंबर हैं। फाइंड एन एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमने एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। तो एलयू डिकम्पोजिशन किसी भी मैट्रिक्स की कैसे फाइंड करते हैं, इस हवाले से हमने एमपीएच 501 का एक लेक्चर था, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 17 या 18 था। तो भाई मैं आपके साथ वो जो है ना वो फाइल पूरी लिस्ट की जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। आप जरा उसको ओपन कर दीजिएगा और आपके पास हैंडआउट की फाइल भी होगी, आप जरा उसको भी देख लीजिएगा कि हम कैसे जो है वो एल डिकम्पोजिशन फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जरा। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2+2 आर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर जस्ट मैं फार्मूला जो बनाते हैं उसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस 2+2 आर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं कह देता हूँ पहली एंट्री A11, A12, A21, A22। ओके, अब जरा हमने इस मैट्रिक्स को एल और यू में कन्वर्ट करना है, मतलब लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जो लोअर मैट्रिक्स होता है उसकी जो एंट्री होती है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। L11 ये ऊपर वाला 0 होगा, उसके बाद ये L21 और ये L2। ओके, हमारे पास जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसकी कुछ एंट्रीज है वो इस तरह की होगी। अब जरा जो ये एंट्रीज हमने फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसके डायगोनल पे जो 1 1 होता है वो आप पहले ही लिख लें, चाहे 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स हो या 4x4 का हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है जिसकी हमने एलयू फाइंड करनी है डिकम्पोजिशन, वो 2x2 आर्डर का है। तो यहाँ पर मैं लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो 2x2 के लिहाज से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ पे ये U12 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ज़रा ये जो L11, L21, L22, U12 ये एंट्रीज़ कैसे फाइंड होगी, ये हमने सीखना है यहाँ। ओके, सबसे पहले आप ज़रा इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वो लिख लेता हूँ। ये L11 आ जाएगा और ये L21 आ जाएगा। उसके बाद ये L11 U12 आ जाएगा। आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये L21 U12 प्लस L22। ओके, ये आ जाएगा। अब जरा इसको वेरीफाई भी कर लें। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो L11 आएगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो L11 U12 आएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो L21 आएगा और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो L21 U12 प्लस L22 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ। ओके, ये आपने इसी तरह से करना है ताकि आपको फार्मूला जो है ना वो बनाना आ जाए। उसके बाद A2। अच्छा, अब इन 2 मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, तो मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। तो ये जो पहली करस्पॉन्डिंग एंट्री है ये इस पहली की इक्वल कर लें। ओके, देखिए ना हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें A11 की जगह कौन सा एलिमेंट लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो मतलब जब इस A11 को L11 के साथ में कंपेयर करूंगा तो L11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L11 इज इक्वल टू हमारे पास ये पहला एलिमेंट A11 है ना, 2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास जो एलिमेंट है इसको आप इस पहले के साथ इक्वल कर सकते हैं ना। तो A21 की जगह यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखा है, 5 लिखा हुआ है। तो L21 हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने 2 वैल्यू पहले फाइंड कर ली है। फाइंड भी आपने ऐसे ही करनी है। ये सबसे पहले आपने ये पहला कॉलम जो है इसकी एंट्रीज फाइंड करनी है, उसके बाद फिर ये पहली रो को कंप्लीट करना है और फिर दूसरी रो को कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले कॉलम की जो एंट्रीज है L11, L21 वो हमने फाइंड कर ली है। देखिए ये 2 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, यहाँ से हमें पता चल गया करेक्ट। ओके, अब जरा इस एलिमेंट को और इसको आप इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि इक्वालिटी की कंडीशन के थ्रू जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको आप इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास जो L11 U12 है, दिस कैन बी रिटन एज A12। L11 U12 इज इक्वल टू A12 और A12 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, गिवन मैट्रिक्स में 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 लिखते हैं। ओके, L11 आपने कितना फाइंड किया है, 2 के बराबर है। 2 को यहाँ पे पुट करें, फिर 2 को दूसरी साइड पे दे दें, तो U12 हमारे पास जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमने अब इस एलिमेंट की बात करनी है, ये तो हमने पहले ही फाइंड किया, आपने कर ली है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है इसे आप A22 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन लगा के, A22 की वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा बाद में। L21 U12 plus L22 this can be
रिटन एज इज इक्वल टू A22 और A22 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 की इक्वल, तो यहाँ पे लिखते हैं 7। ओके, आपकी वैल्यूज आपको नो है वो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी। L21 कितना है जी 5 के बराबर है। U12 कितना है जी 3/2 के बराबर है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस L22 जो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 7। इनको मल्टीप्लाई करें और दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे L22 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लें तो हमारे पास 14 माइनस 15 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे पास सॉरी यहाँ पे -1/2 होगा। ये हमारे पास L22 की वैल्यू। इस तरह से आपने जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होंगे उनकी एंट्रीज को आपने ऐसे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर आप मैं जरा ये रेज कर देता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो एंट्रीज हमने फाइंड की है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें L112 के बराबर है और L21 जो है वो 5 के बराबर है, यहाँ पे आप पुट कर दी। मैं दोनों की जगह रेज कर लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास L11 जो है वो 2 के बराबर है और L21 जो है वो 5 के बराबर है, ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बारी L22 की। L22 कितना है इसको मैं रेज कर देता हूँ साथ साथ। L22 हमारे पास कितना है जी -1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ और इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिंपल इज दैट -1/2। उसके बाद जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें देखिए ये तो 1 1 है, 0 0 है हमारे पास। U12 हमारे पास एक एलिमेंट चाहिए, तो U12 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है जो कि 3/2 के बराबर है। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जरा इसको रेज करके। ओके, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज 3/2। उसके बाद यहाँ पर A11 A12 A21 A22 ये जो गिवन मैट्रिक्स है वही है ना, ये वाला मैट्रिक्स। इसको हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा फिर, दिस कैन बी रिटन एज, जब मैंने डिकम्पोज किया लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ये वाली इसकी एंट्री बन गई। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसी तरह से हमने गिवन मैट्रिक्स जो है ना उसको एलयू में डिकम्पोज करना होता है। और उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि हम एलयू डिकम्पोजिशन के थ्रू हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जरा उसको भी देख लीजिएगा ताकि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 है जो ऊपर मिसिंग था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपने पार्टीशन उसकी कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें ये जो लाइनें बीच में लगी हुई हैं ये शो कर रही है कि इसने पार्टीशन हमें पहले ही बता दी। ओके, तो इस मैट्रिक्स को जरा मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ए कैन बी रिटन एज, सही से लिखा है जरा, ए कैन बी रिटन एज, ये जो पहली लाइन है ना बेसिकली एक एलिमेंट को शो कर रही है पार्टीशन के अंदर। इसको मैं कह देता हूँ A11 पहली रो और पहला कॉलम, उसके ऊपर ये वाला एलिमेंट पड़ा है। अच्छा, पार्टीशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो खुद से मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है ये बेसिकली खुद से एक मैट्रिक्स है जिसके एक रो और दो कॉलम है। उसके बाद ये जो 2 4 है ये भी एक एलिमेंट है। इसको मैं कह देता हूँ ए पहली रो और दूसरा कॉलम है ना, तो ये कह देता हूँ A12। अब ये जो A12 एलिमेंट है खुद से एक मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास एक रो और दो कॉलम है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है पार्टीशन के बाद उसको मैं कह देता हूँ A21 और इसको मैं कह देता हूँ A22। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है इसमें मैं कह देता हूँ A31 और इसको मैं कह देता हूँ A32। ओके, ये जितने भी मैंने नेम आउट किया ना इसको, ये सारे जो है ना खुद से मैट्रिक्स हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं A11 की वैल्यू पुट करूँ तो A11 किसके बराबर होगा जी, मैं जरा लिख देता हूँ। A11 दिस इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और दो कॉलम। उसके बाद A12 जो है वो किसके बराबर है जी, जरा देख लें, 24 के बराबर है। उसके बाद A21 जो है वो किसके बराबर है जी, जरा देख लें, दिस इज 2453। सिमिलरली A22 जो है वो किसके बराबर है, तो भी आप देख लें, 1324। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ A31 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 98। और हमारे पास A32 जो है वो किसके बराबर है, ये जो एलिमेंट है ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और दो कॉलम। ओके, इन सारों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि आपने ये जो मैट्रिक्स बी है इसको आपने इस तरह से इसकी पार्टीशन करनी है कि ए और बी को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इजीली मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए कंडीशन का फुलफिल होना भी जरूरी है, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बी की पार्टीशन आपने करनी है, ये जो एलिमेंट है इसको एक एलिमेंट कंसीडर कर लें और इसको आप एक एलिमेंट कंसीडर कर लें। इसको मैं लिख सकता हूँ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू B11 और इसको मैं कह देता हूँ B21। ओके, तो फिर हमारे पास जो B11 है वो किसके बराबर है? दिस इज 2113। ये जो B11 एलिमेंट है बेसिकली ये इस मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और B21 जो एलिमेंट है वो बेसिकली कौन से एलिमेंट को शो कर रहा है जी? 3645। ओके, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अब जरा मैं इनकी वैल्यूज मैंने आपको बता दी सारों की, अब जरा मैं इनको रेज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ए बी जो है ना वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। ओके, यहाँ पर मैं ए और बी को इकट्ठा लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बैक एंड पे वही होगा जो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की और साथ बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या है? B11 B21। ओके, तो यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी रो को दूसरे पहले कॉलम से, उसके बाद तीसरी रो को पहले कॉलम। अच्छा, जब आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल बी इक्वल टू A11 B11 प्लस A12 B21। आप दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कुछ इंक्रीज आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ अगर आप पॉइंट जो उसको पिक कीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स हमें ये मिल रहा है आखिर में, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए A11 जो है वो B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस A12 एलिमेंट जो है उसको आप B21 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको जब आप आखिर में ऐड करेंगे तो वो हमें फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी की पार्टीशन आपने इस तरह से करनी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये दो मैट्रिक्स हमें नजर आ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन जब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली खुद से मैट्रिक्स हैं। अब A11 जो है मैंने आपको बता दिया था ये 1 3 के बराबर है, और जो B11 है वो 2113 के बराबर है। क्या इस 13 को, ये जो 13 मैट्रिक्स है जो कि A11 के बराबर है, इसको क्या मैं B11 जो एलिमेंट है 2113 इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ये चीज आपने नोट करनी है। देखिए पहले इसके दो कॉलम है और उसकी दो रोज है, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है इसकी पार्टीशन अगर मैं इस तरह से ना करता, ये एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन ना करता, तो हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ना होता। तो आपने बी मैट्रिक्स की पार्टीशन इस तरह से करनी है कि जब आप इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सके। होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया है। इस लेक्चर में बेसिकली हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो कि एमपीएच 501 का एक मिड टर्म का पास्ट पेपर मुझे मिला था, और उसको हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिटेल के साथ डिस्कस किया। होप सो कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हमारा मैथ्स बाय जाफरान के नाम से पेज है, आप वहां से भी हमें फॉलो करें फेसबुक पर, और हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हमें जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हमें इसका फायदा हो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से सारी वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।